एक गांव में एक रईस आदमी रहता था जो कि हर साल एक लड़की से शादी करता था और शादी के साल बाद उसे तलाक देकर उसे खूब सारे पैसे ज़मीन जायदाद देकर उसे तलाक दे देता था। इस तरह से उसकी इन बातों से सब लोगों को हैरानी होती थी। एक दिन उस रईस आदमी की नज़र मुझ पर पड़ी। वह बोला, मुझे तुमसे शादी करनी है। मेरे घर वाले भी पैसों के लिए बहुत तंग थे। वैसे तो मेरी शादी उससे कर दी गई। शादी की पहली रात वह मुझे हॉस्पिटल ले गया और बोला, मैंने अब तक बहुत सी लड़कियों से शादी की है ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। वह लड़की तुम ही हो जो मुझे किस्मत बदल सकती हो मेरी। इससे पहले मैं इस बात का मतलब समझ पाती, मेरी चीखें निकल गई कि वह आज फिर वही मुखिया आज मेरे साथ शादी करना चाहता है। ये बात मैंने अपनी एक सहेली को बताई। मेरी सहेली ने कहा कि हाँ, वो एक रईस आदमी है और वो हर साल शादी करता है और अपनी बीवी को तलाक दे देता है और उसे खूब सारी धन दौलत देकर उसको अपने घर भेज देता है। मैं उसकी बातों पर पागलों की तरह हंसने लगी। मेरी सहेली बोली कि आज फिर उसकी शादी है, तो चलो हम उसकी शादी देखने चलते हैं। उसकी ये बात सुनकर मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मैं भी उस रईस की शादी में जाना चाहती हूँ। मेरी मम्मी, जो कि अभी हम नवे नवे गांव में आए थे, उन्हें अच्छी तरह से जानती नहीं थी, इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे मेरी सहेली के साथ शादी करने के लिए भेज दिया। रईस की नज़र हम पर ना पड़े इसलिए हम दोनों ने अपने चेहरे को अच्छी तरह से ढक लिया था। वह हसीन लड़कियों का आशिक जो था, उसकी बात से सुनकर हमें डर लगता था कि कहीं कल को वो हमसे शादी करने के बात ना कह दे। अपने माता पिता के साथ 6 महीने पहले ही तो इस गांव में हम आए थे, इसलिए यहाँ के रीति रिवाज हमें कुछ भी नहीं पता थे। हम वहाँ की सजावट को देखकर बहुत हैरान थे और मेरी सहेली बोली कि आज ये जिस लड़की से शादी कर रहा है, साल बाद इसको भी ये तलाक दे देगा और ये अपने घर इतना सारा पैसा लेकर जाएगी। ये इसी तरह से लड़कियों से ज़बरदस्ती करता है और अपनी मर्ज़ी से शादी करता है और फिर उन्हें तलाक भी दे देता है। उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। इस बात से मैं बड़ी हैरान थी। मैं सोच रही थी कि एक हम हैं जो हम गरीबी के कारण पैसे पैसे को तरसते हैं, खाने को तरसते हैं, और एक ये आदमी है जो हर साल शादी करता है और लाखों रुपया उड़ाता है। हम घर में 4 भाई बहन थे। मैं सबसे बड़ी थी और मुझे पता है कि बचपन में हमने कितनी परेशानी उठाई है। मेरे पिताजी भी शहर में छोटी मोटी सी नौकरी करते थे जिससे हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। जब पिताजी बीमार हो गए तो हमें कर्ज लेने के लिया और उनका इलाज करवाना पड़ा और जिसके कारण हमारा जो घर था वो भी बिक गया। अब हम अपने किसी रिश्तेदार के घर में ही किराए पर रहते थे। अपने भाइयों के साथ बचपन कैसे बीता है और कितनी हम पर गरीबी थी, हम किस तरह रोटी के लिए मोहताज थे, ये सब मुझे अच्छी तरह से याद है। और अपनी गरीबी को देखकर, भाई बहनों को रोते देखकर मैं यही कहती थी कि भगवान ने हमें क्यों पैदा किया जब हमें पेट भर के खाना ही नहीं मिलता है। जैसे तैसे हमारा बचपन गुजर गया। मेरी बहनें भी किसी तरह से अपनी इसी तरह ज़िंदगी गुजार रही थी। सबसे बड़ी थी तो किसी के सामने दिल का बोझ भी मैं हल्का नहीं कर सकती थी। उस दिन अपनी बहनों को रोते देखकर मेरा दिल तड़प उठा। मैंने माँ से कहा, माँ मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, थोड़ा टहल कर आती हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। माँ ने मुझे बाहर जाने की इजाज़त दे दी, जैसे वह इस बात से वाकिफ़ थी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं घर से बाहर निकलकर खेतों की तरफ जा ही रही थी क्योंकि वह जगह बहुत ही सुकून, साफ़ सुथरी और हरी भरी थी। खेतों में टहल रही थी, तभी वहाँ के गांव के रईस वहाँ पर आ गया और उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मेरे तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अपनी सहेली की बात याद आई और मैं उसको देखकर वहाँ से भाग गई। मेरा दिल धक धक से धड़क रहा था। मैं परेशान हो गई कि कोई इल्ज़ाम ही ना लगा दे मुझ पर। थोड़ी ही देर में मैं अपनी सहेली के घर गई और मैंने अपनी सहेली से बताया कि
उस रईस ने आज मुझे देख लिया है। मैं डर रही हूँ कि कहीं वो अब हमारे घर ना आ जाए। इसी डर के कारण मुझे तेज बुखार हो गया, शरीर तपने लगा और मुझे खाना बनाने की भी हिम्मत नहीं थी। मेरी माँ ने तुरंत गांव के डॉक्टर को बुलाया और मुझे दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि ये परेशानी में है और ये किसी वजह से डर गई हैं, इसलिए इनके दिमाग की नाड़ी भी फट सकती है। अब माँ मुझे घूरने लगी कि किस बात की टेंशन है, तुम्हें क्यों मरने की हालत में हो गई हो। तब मैंने हिम्मत करके माँ को बताया कि गांव के रईस ने मुझे देख लिया है, जो हर साल एक नई लड़की से शादी करते हैं और उसे साल बाद तलाक दे देते हैं। माँ मेरी बात को समझ नहीं सकी और बोली, तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तूने कौन सा चोरी किया है जो तुझे डर लग रहा है? माँ की इस बात से मेरे दिल में थोड़ा सा सुकून हुआ। इससे पहले कि माँ को मैं समझाती, बाहर से दरवाजे को किसी ने जोर जोर से खड़काना शुरू कर दिया। आवाज़ सुनकर मैं डर गई। दरवाज़ा खोला गया तो बाहर गांव का रईस, जो कुछ लोगों के साथ खड़ा था, उनके साथ ही मेरे पिताजी भी थे। उन्होंने भी शायद उस रईस को अपने साथ घर लेकर आए थे। पिताजी ने उनको बैठाया और माँ से चाय बनाने को कहा। गांव के रईस ने चाय बनाने से इनकार कर दिया। आखिर वह अमीर इंसान था और गरीबों के घर की तो वो पानी भी नहीं पीता था। उसने मेरी माँ को बैठक में बुलाया और मेरा हाथ मांग लिया। जब उसने यह बात की तो मेरी माँ हक्की बक्की रह गई और उठकर गुस्से से बोली, आप रईस ज़रूर हैं, लेकिन बेगैरत हम भी नहीं हैं जो रुपयों के लिए अपनी बेटी का सौदा कर दें। हम अपने कर्जे खुद उतार लेंगे, पर अपनी बेटी को इस तरह से बेचेंगे नहीं। रईस आदमी यह बात सुनकर उठकर चला गया। अब माँ और पिताजी को फैसला करना था, बेटी की इज्जत या पैसा। मैंने जब यह बात अपनी बहन की जुबानी सुनी तो आसमान जैसे मेरे ऊपर गिर पड़ा हो। बस मुझे यही तो डर था। माँ ने तो साफ साफ रईस को जवाब दे दिया था, क्योंकि मैं अपनी बहन को जुबान दे रखी थी। इसी साल के आखिर में मेरी शादी तय हो रही थी, मगर पिताजी कह रहे थे कि एक बार उनसे बात कर लो, फिर जैसे मैं कहूँगी वैसा ही कर लेंगे। पिताजी की बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया कि पिताजी को नहीं पता कि मेरी सगाई हो चुकी है, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। अगर मैं मर गई तो पिताजी कहाँ से पूरी करेंगे ये सब बातें। पिताजी को मुझसे बात करने की इजाज़त दे दी गई। पिताजी मेरे पास आए और कहना शुरू किया, देखो बेटी, हमारा कोई बेटा नहीं है जो हमारा सहारा बने। तुम बहनें ही हो जो हमारे ख्वाब पूरे करने में हमारी मदद कर सकती हो। पिछले 15 सालों से सिर के ऊपर जो कर्जा चढ़ा है वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर तुम्हारी छोटी बहनें, उनकी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं, उन्हें भी तो पढ़ाना है, उनकी भी तो शादी करनी है। अब बात तुम्हारे मंगेतर की है, वो कोई डॉक्टर इंजीनियर तो है नहीं जिससे तुम शादी करके बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारोगी। अगर वह भी तुमसे सच्चा प्यार करता तो तुम्हारी मजबूरी को समझेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। पिताजी मुझसे बात करके चले गए और मैं इस कश्मकश में दिन रात डोलती रही। मैंने सारी बातों को सोचा, फिर एक फ़ैसला किया। मैंने पिताजी से कह दिया कि अपने मंगेतर को बुलाओ, ताकि उससे बात करके मैं सही फ़ैसला ले सकूं। अगले दिन मेरे मंगेतर रवि, उसे छत पर लेकर मैं गई ताकि मैं आराम से और उनसे सब बातें कर सकूं। रवि ने पिताजी को गाँव